हाय स्टूडेंट्स, केडी न्यू क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। तो भाई हमने पिछले लास्ट लेक्चर में आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लोज किया था। तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आप लोगों ने पिछले चैप्टर की अच्छे से तैयारी कर ली होगी। जैसे ही मैं चैप्टर बाई चैप्टर ख़त्म करता जाऊंगा, लास्ट चैप्टर करने के बाद मैं आपका एक टेस्ट लूँगा और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका पता चलेगा आप कितना तैयारी अच्छे से कर पाए हैं। ठीक है, तो चलो भाई अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं अपनी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। तो भाई सबसे पहले मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग पीछे पढ़े थे कि द्रव्य का जो वर्गीकरण होता है वो मैंने बताया था दो टाइप से होता है, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, जिनमें तत्वों को धातु, अधातु, उपधातु में बांटा जाता है और भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ठोस, द्रव, गैस में बांटा जाता है। तो पदार्थों को एक और वर्गीकरण हम आपको आज बताएंगे कि 3 टाइप्स में बांटा जाता है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो पदार्थों में अम्ल, क्षारक और लवण की पहचान कैसे करते हैं, तो इस पहचान के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि आप नींबू खाते हैं तो नींबू का टेस्ट कैसा होता है बेटे? नींबू का टेस्ट होता है खट्टा, चखने से पता चल जाता है। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने संतरे के अंदर टेस्ट देखा हो, वो भी कैसा होता है? खट्टा होता है। आंवला कैसा होता है? खट्टा होता है। तो ऐसे पदार्थ जो हमें चखने पर या जिनका टेस्ट कैसा होता है भैया? खट्टा होता है। सिंपल सी बात है, अम्ल कहलाते हैं। लेकिन क्षारक कभी चक्कर नहीं देखा है। अगर देखा भी हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्षारक का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है और अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं भैया? लिटमस पेपर होता है, मैं अभी जिक्र करूंगा क्या होता है लिटमस। तो लिटमस पेपर को अगर मेरा नीला है तो अम्ल क्या कर देते हैं? उसको लाल कर देते हैं। और क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं भैया? नीला कर देते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस वे भूल से भी हमारे हाथ पर अम्ल गिर जाए तो हमारी जो त्वचा होती है या कपड़े पे गिर जाए, कपड़े को, ठीक है ना, या कागज़ को या लकड़ी को क्या कर देता है? ये जलाकर नष्ट कर देता है या जला देता है। ऐसे ही प्रकृति संक्षारक क्षारक की भी होती है, वो भी त्वचा, लकड़ी, कागज़ आदि को क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। कौन भैया? क्षारक। ठीक है, तो उसी के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि जो अम्ल और क्षारक होते हैं इनकी प्रकृति मैंने आपको बताई। तो अम्ल जो होते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, अभी हम नींबू की बात कर रहे थे, नींबू में भी एसिड होता है। अभी हम आगे जिक्र करेंगे सिट्रिक एसिड नींबू में होता है। लेकिन इनसे हटकर भी कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिन्हें अकार्बनिक अम्ल माना जाता है। कुछ कार्बनिक अम्ल होते हैं। सिट्रिक अम्ल कार्बनिक अम्ल में आता है। ठीक है, तो अकार्बनिक अम्ल में आने वाले अम्ल ऐसे होते हैं, बहुत खतरनाक अम्ल होते हैं, जो प्रबल अम्ल होते हैं बेटे, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जबकि मैं सो तो लिखवा चुका हूँ आपको। ठीक है, ऐसे ही मेरे क्षारक होते हैं। कुछ क्षारक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं भैया? मेरे क्षारक होते हैं। ठीक है, तो तीसरी बात मेरी आती है भाई लवण की। लवण की पहचान क्या है? लवण को हम कैसे जाने? लवण वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षारकों की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, और लवण के साथ में जल भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो दैनिक जीवन में लवण के बारे में हम बहुत कुछ जानते भी हैं, दैनिक जीवन में देखते भी हैं। कैसे? जैसे कि इस्तेमाल भी करते हैं। आप नमक खाते हैं, नमक भी एक लवण है। सोडा है, धावन सोडा है, क्या है? ये सब लवण हैं। तो ठीक है भाई, तो कुल मिला के बात ये है कि हमें पहली बात तो ये, किसी अम्ल और क्षारक को या लवण को अगर जिसकी हमें जानकारी नहीं है, चखना नहीं चाहिए बेटे। कभी कभी चखना भी हमारे लिए क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। फिर मैं आगे अभी ज़रा दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा जो मैंने लिखा है। हमारा टॉपिक है यूनिट सेकंड और अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसमें मैंने बताया पदार्थ को 3 टाइप से भी वर्गीकृत किया जा सकता है, अम्ल, क्षारक, लवण। ठीक है, इंग्लिश में एसिड, बेस और साल्ट बोलेंगे हम। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो लीनियर लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, त्वचा, कपड़ा, लकड़ी, कागज आदि को जला देते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिए हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, HCOOH फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है। ठीक है भैया, ये सब मेरे क्या थे, अम्ल थे। केवल यही अम्ल नहीं है बेटे, अम्ल और भी हो सकते हैं, पर जितने आपको ज़रूरत पड़ेगी मतलब उतने यहाँ पर लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बेस की तरफ, जो क्षारक होते हैं। बेस भैया वॉल्यूम वाला बेस नहीं है, ये क्षारक। क्षारक मतलब वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं भैया, कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं बेटे, नीला कर देते हैं। त्वचा, कपड़ा, लकड़ी आदि को ये भी जला देते हैं। जैसे NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडे के नाम से जानते हैं, मैंने लिखवा रखा है आपको पहले भी। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल्ट वाइज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है AlOH की होल थ्राइज। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो आप एक सूत्र और लिख लेंगे, ये AlOH की होल थ्राइज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षारक होता है। चलो भाई फिर चलते हैं हम किसकी तरफ भाई, लवण की तरफ। लवण वे पदार्थ होते हैं या लवण वे पदार्थ हैं जो अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, लवण कहलाते हैं। लवण जैसे कि हमारा NaCl, KCl, सोडियम NaCl आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं पहले ही इनके सूत्र लिखवा चुका हूँ आपको। चलिए दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बेटे लवण जो होते हैं, ये लवण के बारे में बहुत अच्छे से हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एक लवण जरूर लगता है, 1 या 2 लवण पर क्वेश्चन जरूर बनता है हर साल। ठीक है भाई, तो लवण के बारे में हम पूरा विस्तार से आगे पढ़ेंगे। चलो जरा थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे मैं जिक्र करता हूँ थोड़ा सा सूचक के बारे में। तो अभी मैं बात कर रहा था, जब हमारा अम्लीय माध्यम में लिटमस पेपर कैसा रंग देता है भैया, अम्लीय माध्यम में नीले से लाल होता है और क्षारकीय माध्यम में लाल से नीला होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि मेरे पास लिटमस पेपर जो होता है और लिटमस विलियन जो होता है बेटे, ये दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। लिटमस पेपर जो होता है, अगर मेरे पास नीला पेपर है तो नीले से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में लाल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन याद रखना बेस में अपरिवर्तित रहेगा, ऐसे ही जैसा था। ठीक है, और अगर मेरे पास लिटमस पेपर कैसा है भैया, लाल है और किस माध्यम में है, वो क्षारकीय माध्यम में है, तो लाल से बेटे नीला हो जाएगा, बट अम्लीय माध्यम में वो अपरिवर्तित रहेगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आप लैब में जाओगे और लिटमस पेपर देखोगे तो उसमें एक क्वालिटी होती है। ठीक है बेटा, लेकिन लिटमस पेपर के साथ साथ मैं बात करना चाहता हूँ लिटमस विलियन की बात करना चाहता हूँ। बेटे लिटमस विलियन जो होता है ये मेरा बैंगनी कलर का होता है और ये लाइकेन के एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो थैलोफाइट समूह का क्या होता है, एक पौधा होता है, लीचेन भी कह देते हैं, NCERT में लीचेन उसे लिखा गया हिंदी में, वैसे लाइकेन बोलते हैं। तो लाइकेन से प्राप्त होता है। तो जो मेरा बैंगनी कलर का लिटमस विलियन होता है ये अम्लीय माध्यम में, वही जैसे हमारा पेपर दे रहा था, ठीक है ना, अम्लीय माध्यम में क्या करेगा, नीला रंग देगा, और क्षारीय माध्यम अम्लीय माध्यम में लाल रंग देगा और क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देगा बेटे, नीला रंग देगा। ठीक है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर मैंने नोट में डाला है, लिटमस पेपर एक प्राकृतिक क्या है, सूचक है, जो लाइकेन से प्राप्त होता है, और थैलोफाइटा या थैलोफाइट भी बोल सकते हैं, समूह का क्या होता है भैया, ये एक पौधा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है सूचक, क्या लिखा है भैया, सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। ठीक है बेटे, इंडिकेटर का मतलब सूचना देने वाला,
ठीक है। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो बेटे अम्लीय माध्यम में एक अलग रंग देते हैं और क्षारीय माध्यम में एक अलग रंग देते हैं। कभी भी अम्लीय और क्षारीय माध्यम में सेम रंग नहीं देते। और ये भी ध्यान रखना कि स्वयं का रंग कैसा भी हो बट अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग कलर देते हैं। तो सूचक सभी को समझ में आता। सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्लीय माध्यम में एक अलग रंग और क्षारीय माध्यम में एक अलग रंग देते हैं। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, मेरे पास सूचक लिटमस विलियन हो जाएगा। दूसरा मैं कह सकता हूं मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, क्या बोलते हैं उसको, फिनोलेप्थेलिन होगा। तीसरा मैथिल ऑरेंज होगा। मैंने सभी को यहाँ पर टेबल में दिखाया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, लिटमस विलियन तो मैंने अभी बताया था अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है भैया, लाल, और क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देता है भैया, नीला। उसके बाद अगर मैं फिनोलेप्थेलिन की बात करूं, फिनोलेप्थेलिन मेरा अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है, रंगहीन देता है, कोई कलर नहीं देता, कलरलेस होता है। और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है भैया, मेरा गुलाबी रंग देता है। अगर मैं मैथिल ऑरेंज की बात करूं तो मैथिल ऑरेंज मेरा अम्लीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है और क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देता है बेटे, पीला रंग देता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कुछ प्राकृतिक सूचक भी होते हैं। आपने देखा है हल्दी, सब जानते हैं। तुमने देखा है कभी खाना खाते समय या किसी कारणवश हमारी किसी शर्ट पे या कहीं किसी कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाए और जब हम उसे साबुन से धोते हैं तो वो कुछ नारंगी से कलर का हो जाता है, कुछ रेडपन पे आ जाता है। तो मैं क्या कहूँगा कि जो मेरी हल्दी थी एक सूचक थी, प्राकृतिक सूचक बोलूँगा मैं उसे, ठीक है ना। और आपने क्या किया है, उसे साबुन से धोया है बेटे, और साबुन मेरा क्या है भैया, एक क्षार है। क्या है भैया, एक क्षारक है। और क्षारक के धोने से रंग चेंज हो गया है, तो इसका मतलब हल्दी भी सूचक का कार्य करती है। ठीक है, समझ में आता है। चलो देख लेते हैं। उसी के साथ साथ एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ बेटे, कुछ सूचक हमारे गंधीय सूचक भी होते हैं जिनकी अम्लीय माध्यम में एक अलग गंध आती है और क्षारीय माध्यम में एक अलग गंध आती है। तो ऐसे सूचक जो अम्लीय माध्यम में अलग गंध और क्षारकीय माध्यम में अलग गंध देते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। ऐसे जैसे कि इसकी एक एक्टिविटी है, मैंने कहा एक्टिविटी में अभी कोई नहीं लेके चल रहा हूँ, सबको लास्ट में लाऊंगा, सबके आंसर वहीं कराऊंगा। ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी भी है एक, जैसे कि प्याज है, प्याज की गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में परीक्षण करेंगे हम। ठीक है, एक्टिविटी के माध्यम से। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात मैंने नोट पॉइंट्स बताया था। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन से प्राप्त होता है, जो थैलोफाइटा समूह का पौधा है। ठीक है, कौन है, लाइकेन। ठीक है बेटा, सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्लीय माध्यम में अलग रंग एवं क्षारकीय माध्यम में, क्षारीय भी कह सकते हैं हम यहाँ पर, या क्षारकीय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया, क्षारकीय। ठीक है बेटा, अम्लीय माध्यम में अलग रंग और क्षारकीय माध्यम में क्या देते हैं भैया, अलग रंग देते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे, सूचक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, चलो मैंने यहाँ पर देखो सूचक जो है हमारे पास लिटमस विलियन भी हो सकता है जो बैंगनी रंग का होता है, फिनोलेप्थेलिन भी होता है, मैथिल ऑरेंज भी होता है। लिटमस विलियन अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है और क्षारकीय माध्यम में कैसा रंग देता है बेटे, नीला रंग देता है। फिनोलेप्थेलिन रंगहीन देगा, कैसा देगा बेटे, रंगहीन देगा। और कैसा देगा यहाँ पर, क्षारकीय माध्यम में गुलाबी देगा। मैथिल ऑरेंज गुलाबी देगा अम्लीय माध्यम में और क्षारकीय माध्यम में पीला देगा। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, ठीक है ना, पेटूनिया एक पौधा होता है, और कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां जो होती हैं वो भी किसका कार्य करती हैं, प्राकृतिक सूचक का कार्य करती हैं। तो चलिए भाई, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आगे क्या पढ़ाना चाहूँगा कि अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। अम्ल एवं क्षारकों के क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं फिर आगे। तो बेटे अम्ल और क्षारक के बारे में मैं थोड़ा सी एक बात बता देता हूँ। वैसे इसके बारे में तुम नेक्स्ट बड़ी क्लासों में जानोगे, 11th में है ये टॉपिक। ठीक है, आर्हेनियस सिद्धांत मतलब एक साइंटिस्ट था जिसने अम्ल के बारे में थोड़ा सा बताया था, डेफिनेशन मान लो इसे चाहे। ठीक है, उसने कहा था आर्हेनियस सिद्धांत ये बताता है
क्या अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है बेटे, तो कुल मिला के बात यह आ जाती है, अम्ल के उदाहरण तो मैं भी आपको बताया क्या आया था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट। लाइक दिस, हमारे पास HCl है, ये एक्वस फॉर्म में है और जलीय विलयन में क्या देगा, H पॉजिटिव और प्लस क्या देगा, Cl नेगेटिव आयन। ठीक है भाई, तो ध्यान देंगे ये प्लस थोड़ा सा यहाँ की तरफ लगेगा, आयन है ना H प्लस प्लस Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, H2SO4 एक्वस फॉर्म में क्या देता है भैया, H पॉजिटिव प्लस SO4 पर नेगेटिव, 2 लगा देंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे सब अम्ल हैं भैया। और अम्ल की पहचान क्या बताई मैंने, आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार जो जलीय विलयन में क्या देते हैं भैया, H पॉजिटिव आयन देते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसकी भैया, क्षारक की। क्षारक क्या है, क्षारक वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब होता है OH नेगेटिव आयन भैया, क्या होता है, OH नेगेटिव आयन बोल देते हैं इसको। एग्जाम्पल के तौर पर तुमने एग्जाम्पल भी जाने थे इसके, NaOH, तो NaOH एक्वस होगा मेरा, जलीय विलयन में कह रहा है वो, तो इसलिए एक्वस लेना पड़ेगा। तो क्या देगा भैया, Na पॉजिटिव प्लस क्या देगा, OH नेगेटिव। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर मैं KOH की बात करूं तो KOH मेरा एक्वस होगा और जलीय विलयन में बेटे क्या देगा वो मेरा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है बेटे, यहाँ पर मैं रिवर्सिबल चिन्ह लगा रहा हूँ, हाफ एरो जिसे मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में आयन मिलकर वापस किसे बना देंगे, इसको बना देंगे। ऐसे ही मैंने यहाँ पर दिखाया था। चलिए अब मैं आपको ये पॉइंट बता चुका हूं आर्हीनियस सिद्धांत के आधार पर। बेटे आर्हीनियस सिद्धांत के बाद और भी सिद्धांत हमारे आते हैं जिन्हें आगे जानेंगे, ब्रानस्टैंड लोरी सिद्धांत भी है। ठीक है ना, तो और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनके बारे में आप आगे जानेंगे। यहाँ का जो पॉइंट था वो मैंने तुम्हें बता दिया है छोटा सा, वैसे एनसीईआरटी इसके बारे में नहीं बताती है। ठीक है, चलिए भाई फिर मैं बात कर लेता हूँ अब इनके रासायनिक गुण की। तो ठीक है भाई, मेरा पॉइंट आता है अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है बेटा, तो पहले मैं अम्लों के रासायनिक गुण बताऊंगा, फिर मैं गैला गैल किसके बताऊंगा बेटे, क्षारकों के भी रासायनिक गुण बता के चलूंगा। क्षारकों के रासायनिक गुण। ठीक है बेटा, चलिए पहला टर्म्स हमारा, पहली हेडिंग बन जाती है सबसे पहली हेडिंग में बनाता हूं अम्लों की अभिक्रिया, अम्लों की अभिक्रिया धातुओं से। ठीक है बेटा, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं धातुओं की क्रिया अम्लों के साथ। ठीक है, अम्लों की अभिक्रिया धातुओं से। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आपको इसकी थ्योरी के बारे में बता देता हूं कि बेटे अम्ल जब भी धातु से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे मेरे भैया, लवण बनाएंगे और साथ में क्या रिमूव करेंगे, लवण बनाने के साथ साथ हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो मैं इसमें लाइन लिख सकता हूं, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं एवं हाइड्रोजन
क्या करते हैं बेटे, विस्थापित करते हैं। क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। चलो देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक दिस, मेरे पास एक अम्ल है, और वो कौन सा अम्ल है भैया, HCl लेता हूं मैं। क्या लेता हूं, HCl। जैसे कि मैंने यहां पर वाक्य के रूप में लिखा अम्ल प्लस धातु, तो एरो का चिन्ह क्या आएगा भैया मेरा, सीधा क्या आएगा, लवण, और साथ में क्या रिमूव होगा भैया, हाइड्रोजन। क्या रिमूव होगा भैया, हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए भाई मैं लेता हूं आपका एग्जाम्पल। अम्ल में मैं HCl ले लेता हूं, और धातु ले लेता हूं मैं कॉपर, या जिंक भी ले सकता हूं मैं, HCl। ठीक है बेटा, HCl मेरी एक्वस फॉर्म में होगी। ठीक है, किस में होगी बेटे, एक्वस फॉर्म में होगी। और धातु में क्या ले लूंगा बेटे, जिंक ले लूंगा। क्या ले लूंगा मैं, जिंक। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, सर धातु इधर लिख लेते हैं, अम्ल इधर लिख लेते हैं, कहीं हमारा गलत नहीं हो गया हो। बेटे ऐसे नहीं घबराना है, धातु उठा के इधर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंक इधर, सॉरी अम्ल इधर लिख लो, जिंक को इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तभी आप घबराओ। तो जिंक मेरी सॉलिड स्टेट में होती है, और मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि रिएक्शन करते समय बस मेरा फंडा याद रखेंगे। ये यहाँ पर क्या है, तुम्हें खुद दिख रहा है, अगर ये एक्वस में है और ये सॉलिड में है, ये एक सिंगल है, तो इसका मतलब जिंक क्या करेगी, HCl से हाइड्रोजन को रिमूव करेगी। और करेगी तो बेटे क्या बनाएगी, Zn। पता है ना Zn पर 2 चार्ज होता है। चलो मैं दिखा देता हूँ, Zn 2 पॉजिटिव होता है और Cl 1 नेगेटिव होता है। तो क्या बनेगा, बोलो जल्दी बेटे, Zn Cl2 बनेगा ना, कंफर्म हुआ। तो चलिए मैं इसे रिमूव करता हूँ। अब आगे देखते हैं हम लोग, Zn ने Cl को जब डिस्प्लेस किया है तो मेरा क्या बना भैया, ZnCl2, और रिमूव क्या होगा यहाँ से, हाइड्रोजन। ये किस फॉर्म में आएगा भैया, मेरा सॉलिड फॉर्म में आएगा, और ये मेरा गैसीय फॉर्म में होगा। तो चलो देख लेते हैं कि जो हमारा Zn था उसने जब HCl को रिमूव किया है तो क्या बनाया भैया मेरा, जिंक क्लोराइड। बेटे नाम लिखना मत भूलना, क्या है भैया, जिंक क्लोराइड। ठीक है बेटे, तो जिंक क्लोराइड में अगर मैं बात करता हूं किसकी, क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है भैया। HCl यहाँ पर Cl के 2 हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है बेटे, यही पॉइंट मेरा आ जाता है क्षारकों में। ठीक है भैया, तो मैं क्या कहता हूं, क्षारक धातुओं से अभिक्रिया करके, धातुओं से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। समानता हो गई तो। ठीक है बेटा, अम्ल भी बना रहे थे और क्या बना रहे हैं, मेरे क्षारक भी बना रहे हैं। तो चलिए मैं क्रिया करता हूं किसके साथ भैया, एक क्षारक लेता हूं, क्षारक धातु प्लस क्षारक, एरो का चिन्ह, तो ये क्या देगा भैया, मेरा लवण देगा, और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन। क्या देगा बेटे, हाइड्रोजन। अच्छा मैंने एक बात बताई थी आपको, ये बात ध्यान रखेंगे कि बेटे हमने क्षारक इधर रख लेना है, धातु इधर रख ले देना है, तो इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कभी आप लोग कंफ्यूजन में आओ, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, तो क्षारक मैंने धातु ली है, लाइक दिस, मैं जिंक की धातु यहाँ पर लेता हूँ Zn, और क्षारक ले लेता हूँ मैं NaOH। तो बेटे ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो बेटे सोडियम जिंकेट बनाता है, और सोडियम जिंकेट का सूत्र जो होता है Na2ZnO2 होता है। क्या होता है बेटे, Na2ZnO2 होता है, और साथ में H2 क्या करता है भैया, रिमूव करता है। मेरी रिएक्शन, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, मेरी रिएक्शन क्या बैलेंस है, नहीं है। ठीक है, ये छोटा काम आप करेंगे, मैं बैलेंस नहीं करूँगा, खुद करके देखना है, क्योंकि मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ बैलेंस करनी। चलिए नेक्स्ट मैं अगला रासायनिक गुण लेके आता हूँ, दूसरा सेकंड पॉइंट मेरा आता है धातु, चलो अम्लों की अभिक्रिया धातु
एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है बेटा, चलो देख लेते हैं। मैं सीधे सीधे शब्दों में कहता हूं कि मेरे जो अम्ल है वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे बेटे, लवण बनाएंगे। तो मैं कह दूं आपसे, क्या अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसकी रिएक्शन थोड़ा नीचे जगह कम है, ठीक है, मैं ज़रा अभी ऊपर लूँगा। लेकिन याद रखना मेरे जो क्षारक हैं ये धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ज़रा इसका स्क्रीनशॉट मारो, मैं अभी ऊपर आता हूँ फिर। तो चलो भाई, पहले मैं धातु कार्बोनेट के साथ कर रहा हूँ, धातु कार्बोनेट से। ठीक है बेटा, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा भैया, अम्ल लेता हूं मैं HCl और रिएक्ट कर रहा हूं मैं धातु कार्बोनेट Na2CO3 के साथ। तो सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पर सोडियम क्लोरीन से क्रिया करेगा, NaCl बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन। अच्छा बेटे एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं भी रिएक्शन में कार्बोनेट आ रहा है और कार्बोनेट जब भी टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा भैया, मुक्त करेगा CO2। तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें यहाँ पर कार्बोनेट आ रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिमूव होगी और साथ में यहाँ का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बचे हुए ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा भैया, जल बनाएगा। क्या मेरी रिएक्शन बैलेंस है? यही तो मेरा लवण है। क्या है बेटे? यही तो मेरा लवण है। बताओ जरा, रिएक्शन बैलेंस है क्या नहीं है, बताइए। रिएक्शन बैलेंस नहीं है। Na का यहाँ पर 2 है, Na का यहाँ पर 1 है तो मैंने यहाँ पर 2 लगाया, Cl के 2 हो गए तो मैंने यहाँ पर 2 लगाया, H के 2 हैं, H के 2 हैं, O के 3 हैं, 2 और 1 3 है भैया, मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है बेटा, इस लवण का नाम सोडियम क्लोराइड आप सब जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ मैं, दूसरी रिएक्शन मैं किसके साथ करता हूँ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, या बाई कार्बोनेट भी बोल दूंगा। ठीक है बेटा, तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है मेरा, उससे मैं विक्रिया करता हूँ। तो इसमें करना क्या है मुझे, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेटे धातु कार्बोनेट यही तो होता है, सोडियम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम धातु है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वही क्रिया है, जो वो दे रहा है वही ये देगा, NaCl देगा। बट यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी बैलेंस होगी। ठीक है, जो प्रोडक्ट ये दे रहा है वही प्रोडक्ट ये देगा, ये भी बेटे मेरा क्या होगा, लवण होगा। चलो देख लो, H1, H के यहाँ पर देखो कितने, 1 और 1 2, यहाँ पर 2 हो गए हैं, 1। ठीक है, Na1 Cl1 ओके, O3 है ना, 2 1 3, इट्स ओके। चलते हैं नेक्स्ट, अगली रिएक्शन जो मुझे दिखानी है। अगर मेरा टॉपिक अम्ल है तो मैं यहाँ लिख सकता हूं किसके साथ भैया, क्षारकों के साथ
अभिक्रिया। ठीक है बेटा। तो पहली बात तो ये कि जब मैंने हेडिंग यहां पर बनाई है क्षारकों के साथ अभिक्रिया, तो इधर मेरी हेडिंग आएगी किसके साथ भैया, क्षारक है ना, तो ये अम्लों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है बेटा। बट एक बात ध्यान रखेंगे, क्या क्षारक जब किसके साथ करेंगे, अम्लों के रासायनिक गुण चल रहे हैं तो अम्लों में हेडिंग बनाइए क्षारकों के साथ अभिक्रिया। जब क्षारक के रासायनिक गुण चल रहे हैं तो क्षारकों में हेडिंग बनाइए अम्लों के साथ अभिक्रिया। बेटे बट दोनों ही देंगे क्या, लवण देंगे। क्या देंगे बेटे, लवण। अर्थात मैं कह सकता हूं क्या करेंगे भैया, तो मैं यहां पर हिंदी लिखूं या आप लिख सकते हैं खुद, क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बेटे, लवण बनाते हैं। मैं सीधे रिएक्शन पे आता हूं। मैंने क्षारक लिया है यहाँ पर NaOH, और रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूँ, जिस अम्ल को मैं स्टार्टिंग से मार के चल रहा हूँ उसी लेके चल रहा हूँ। बाकी इसकी जगह आप H2SO4 भी बेटे ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। HCl के साथ क्रिया कराता हूँ, सोडियम Cl, सीधी सीधी बात है, लवण बनाएगा NaCl और साथ में रिमूव करेगा भैया वाटर। ठीक है बेटा, ये मेरा लवण हो गया। तो मैं कह सकता हूँ क्षारक अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं बेटे, लवण बनाते हैं। और यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। एग्जाम्पल उठा लेते हैं। अब यहाँ पर मैं अम्ल ले लेता हूँ और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता हूँ, तो क्या देगा भैया मेरा, ठीक है, मेरा क्या देगा, सीधी सीधी बात है NaCl देगा और साथ में रिमूव करेगा जल। ठीक है बेटा। अम्ल में इसके स्थान पर H2SO4 भी ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं KOH भी ले सकता हूँ। तो सीधी सीधी बात है, हमें पता है यहाँ से क्या बनने वाला है भैया, K2SO4 एक साल्ट है और रिमूव किया जाएगा वाटर। ठीक है बेटे। तो एग्जाम्पल ठीक है, यहाँ पर K के 2 हैं तो 2 हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, और H के कितने हुए हमारे 2, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है बेटा। 4 2 6 4 नहीं अभी नहीं हुई है, 2 6 अब हो गई है। ठीक है बेटे। तो चलिए भाई, ये मैंने आपको बताई क्या, अम्लों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया और क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया। यहाँ से बेटे एक रिएक्शन मेरी बन के आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है बेटा। उदासीनीकरण अभिक्रिया को कैसे आप डिफाइन करोगे, तो मैं यहाँ पर नहीं ला रहा हूँ, उसे बाद में मैं कराऊंगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसे यहीं से ही अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं भैया, लवण का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कर देंगे हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देंगे। क्या कह देंगे भैया हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट मैं डालता हूं अगली हेडिंग, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बेटे, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। और बेटे किसकी चल रही है, ये भी पता है ना आपको, अम्लों की चल रही है। किसकी चल रही है बेटे, अम्लों की चल रही है। अगर ये धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया देंगे, कौन भैया, अम्ल, तो मेरे क्षारक किसके साथ देंगे भैया, क्षारक मेरे देंगे अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। तो मैं यहां पर हेडिंग बनाऊंगा अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। और किसकी अभिक्रिया, सिंपल सी बात है, क्षारक चल रहा है तो क्षारक की करनी है। चलिए भाई, धात्विक ऑक्साइड, सिंपल सी बात है, धात्विक ऑक्साइड भी किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड भी भैया अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, मेरे लवण बनाएंगे। और भैया अधात्विक ऑक्साइड भी मेरे किसके साथ क्रिया करके भैया, क्षारकों के साथ क्रिया करके लवण बनाएंगे। ठीक है बेटा। तो मैं सीधा कह देता हूँ क्या, कि धात्विक ऑक्साइड को मेटालिक ऑक्साइड भी कह देते हैं। ठीक है बेटा। धात्विक ऑक्साइड किसके साथ भैया, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कोई ऑक्साइड ले लिया है, कौन सा भैया, मैं इसमें भी लिख सकता हूं क्षारक
अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बेटे? लवण। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट ध्यान देंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है धात्विक ऑक्साइड, मतलब धातु मेटल ऑक्साइड हमारा होता है क्या भाई? CuO, कॉपर ऑक्साइड। और किसके साथ क्रिया कर रहा है भैया? अम्ल के साथ कर रहा है। और अम्ल क्या है मेरा? HCl है। तो सिंपल सी बात है, Cu पे 2 पॉजिटिव होता है, Cl पे 1 नेगेटिव होता है, तो क्या बन जाएगा बेटे मेरा? CaCl2, CuCl2 प्लस रिमूव क्या हो जाएगा यहाँ से? वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या रिएक्शन बैलेंस है मेरी? नहीं है भैया, यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा, मेरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसका नाम क्या है? कॉपर क्लोराइड। भाई सब जानते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था, आप लोगों को सूत्र याद रखने हैं। तो ये क्या है बेटे मेरा? लवण है। क्या है बेटे मेरा? लवण है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। अधात्विक ऑक्साइड। अच्छा बेटे यहाँ पर एक शब्द आया था धातु। धातु का मतलब कॉपर धातु होती है और धातु ऑक्साइड है। और अधातु ऑक्साइड का मतलब है कि जिसमें धातु ना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटे मेरी? अधातु ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है मेरी? अधातु, क्योंकि सल्फर में सल्फर अधातु है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन क्या है बेटे? अधातु है। तो लाइक दिस मैं क्या लेके चल रहा हूँ? अधात्विक ऑक्साइड ले रहा हूँ। और क्षारक मेरा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा क्षारक होता है। और मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराता हूँ तो मेरा सीधा क्या बनेगा भैया? Na2CO3 बनेगा। और साथ में जो मेरा रिमूव होगा वो वाटर रिमूव होगा। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? NaH के आगे 2 लगाना पड़ेगा और मेरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो बेटे इस प्रकार से मैंने आपको अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण कराए हैं। ठीक है बेटे, तो सभी को अच्छे से तैयार करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि अम्ल कितने प्रबल होते हैं और क्षारक मेरे कितने प्रबल होते हैं। अर्थात अम्ल प्रबल भी हो सकते हैं या दुर्बल भी हो सकते हैं, क्षारक प्रबल भी हो सकते हैं या दुर्बल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ठीक है भाई, इसके बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।